हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो मैं शैलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल शैलेश सर सिवान में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 10वीं की एनसीईआरटी का चैप्टर 5 समांतर श्रेणी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। मतलब कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का क्लास बहुत बेहतर होने वाला है क्योंकि आज हम लोग नए अध्याय का शुभ आरंभ करने जा रहे हैं। यदि आप लोगों ने इससे पहले कुछ भी नहीं पढ़ा है तो घबराने की बात नहीं, मैं आपके साथ हूं क्योंकि मैं हर एक कंसेप्ट आपको पढ़ाने के लिए तैयार हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए बिना समय को लॉस किए हुए हम लोग एक्सरसाइज प्रश्नावली को चालू करते हैं और देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए ये एनसीईआरटी क्लास 10वीं के चैप्टर 5 है जिसका नाम है समांतर श्रेणी। इसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या कहते हैं बाबू? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये चैप्टर 5 है, ठीक है, ये चैप्टर 5 है। चलिए समांतर श्रेणी स्टार्ट करने से पहले कुछ प्राकृतिक के विषय में जानते हैं। ये बात स्पष्ट है कि प्रकृति में कई ऐसे रूप है जो समायोजित क्रम में रखा गया है। जैसे हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं सनफ्लावर की। सनफ्लावर का नाम हम लोग सूर्यमुखी, ठीक है ना। और उसमें हम देखते हैं कि उसका जो एक रेक्टेंगल होता है बिल्कुल एक क्रम वाइज अनुक्रम के अनुसार होता है। उसके बाद से एक बात करते हैं मधुमक्खी की छत्ता। मधुमक्खी को आप लोग देखें, मधुमक्खी कैसा होता है? मधुमक्खी में भी एक बिल्कुल एक क्रम वाइज एक बिल्कुल ऐसा टाइप का चिपका हुआ होता है, बिल्कुल होता है। अगर इसके बाद हम बात करते हैं भुट्टा, जिसको बोलते हैं मकई का बाल, मक्का बोलते हैं, ठीक है ना। अगर भोजपुरी की बात करें तो मकई का बाल होता है, हिंदी में बात करें तो मक्का होता है, जिसको हम लोग भुट्टा कहते हैं। अगर भुट्टा की बात करें तो उसमें जितने भी उसके दाने होते हैं एक क्रम में व्यवस्थित होते हैं। तो ये तो हो गया प्रकृति की बात, ये हो गया नेचुरल की बात। लेकिन हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व इसका है? हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या यूज है? हमारे दैनिक युग में हमारा क्या इसका प्रयोग है, इसके विषय में जानते हैं। चलिए इसकी बात करते हैं। अगर आप हम बात करते हैं, एक बात कर ले सीढ़ी की। सीढ़ी समझते हैं? सीढ़ी, अगर सीढ़ी की बात कर ले, अगर हम सीढ़ी की बात कर ले, देखिए ये सीढ़ी हो गया, ठीक है। तो अगर सीढ़ी की बात करते हैं, सीढ़ी क्या है? ये एक आर्टिफिशियल है जो इंसान के द्वारा बनाया गया हुआ है। अगर इसकी बात करें, अगर पहला हम अगर स्टेप की बात करते हैं, इस पहला को हम लोग करते हैं। अगर हम पहला बात करें तो मान लीजिए अगर ये 4 मीटर है तो दूसरा इससे 2 सेंटीमीटर कम, यानी 3.8 सेंटीमीटर, ये 3.6 सेंटीमीटर, 3 ऐसे ही करके आया 3.4 सेंटीमीटर, 3.2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2.8 सेंटीमीटर। मतलब कि एक क्रम देख रहे हैं कि एक के बाद से एक क्रम आगे आगे चल रहा है। मतलब कि जो नीचे वाला क्रम है वो ऊपर वाले क्रम से 1 गुना ज्यादा है। अर्थात आप कह सकते हैं कि जो ऊपर वाला क्रम है वो नीचे वाले क्रम से 2 सेंटीमीटर कम है। तो ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? क्रम वाइज कहते हैं, अनुक्रम कहते हैं। ये हो गया हमारा एक उपयोग, ठीक है ना। अगर इसकी हम बात करते हैं, अब चलिए, अब इसके बाद से अब हमारे टॉपिक जो आता है कि हमको पढ़ना है समांतर श्रेणी, मतलब कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ना है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि श्रेणी और सीढ़ी क्या है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। श्रेणी और श्रेणी बिल्कुल एक ही हिस्सा है। मतलब कि कहा जाए तो एक सिक्के की 2 पहलू है, उसको हम लोग अलग अलग नहीं कर सकते। जिन भाषा में आप श्रेणी कहिए या श्रेणी कहिए, बात दोनों क्या है? इक्वल है। इसका मतलब होता है प्रोग्रेशन मतलब आपका प्रोग्रेस हो रहा है। आप एक कदम से दूसरे कदम में चल रहे हैं, तीसरे कदम में चल रहे हैं, चौथे कदम में चल रहे हैं, मतलब आप कंटिन्यू चल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये होता है प्रोग्रेशन। अब आती है या अगर इसकी हम बात करते हैं, मतलब इस हम श्रेणी या सीढ़ी की हम बात करते हैं, तो ये जो कंसेप्ट होता है इसका अगर डिफिनेशन की बात करें हम लोग तो होता है यदि किसी अनुक्रम के पद, क्या बोला मैं यदि किसी अनुक्रम के पद, वाह क्या बात है, अनुक्रम के पद किसी विशेष शर्तों के अंतर्गत लिखे जाते हैं। क्या बोला मैं? यदि किसी अनुक्रम के पद किसी विशेष शर्तों के अंतर्गत लिखे जाते हैं तब उस अनुक्रम को हम लोग क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। आई बात समझ में? यदि किसी अनुक्रम के पद को विशेष शर्त, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5
डॉट 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 ये जाएगा इन्फिनिटी तक। तो ये एक क्रम वाइज क्रम है कि 1 के बाद से 2 आएगा, 2 के बाद से 3 आएगा, 3 के बाद से 4 आएगा। तो एक श्रेणी हुआ। जैसे मान लीजिए कि आपको आपके छत पर जाना है, एक घर है और घर के आपको छत पर जाना है, तो आप सीढ़ी का सहारा लेंगे या लिफ्ट का सहारा लेंगे? लेंगे कि नहीं लेंगे? दोनों में से किसी एक का सहारा लेंगे। तो ऐसे क्रम को आप अंतर्गत चल रहे हैं। अगर आप सीढ़ी के माध्यम जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक कंटिन्यू चढ़ेंगे। अगर लिफ्ट के सहारे जाएंगे तो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर ऐसे करके जाएंगे। तो यह एक अनुक्रम हुआ जिसके अंतर्गत इसको हम लोग जानते हैं। तो ऐसी व्यवस्था को क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, पढ़ाने की बात नहीं, बिल्कुल एक बहुत इजी कंसेप्ट है। ये इतना इजी कंसेप्ट है कि एक बार इसके थ्योरी को आप लोग समझ गए ना तो पूरे जिंदगी भर इसको नहीं भूलेंगे, और मेरी गारंटी आपको बोलने नहीं देंगे हम। अब बात आती है समांतर श्रेणी की। समांतर श्रेणी क्या है? तब समांतर श्रेणी क्या है या समांतर श्रेणी क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अपने दिमाग को, ढक्कन को खोल लो और देखो ध्यान से। कह रहा है कि संख्याओं के अनुक्रम को एपी कहा जाता है। वाह, क्या बोला मैं? कि संख्याओं के अनुक्रम को एपी कहा जाता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि अनुक्रम क्या होता है बाबू? तो 1 से लेकर 2 से लेकर 3 से लेकर, मतलब 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जो अंक आते हैं वह एक क्रम वाइज होते हैं। अनुक्रम मतलब अंतर्गत आते हैं, कंटिन्यू आते हैं, उसको क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है? यदि उसके किसी पद और उसके पूर्व पद का अंतर हमेशा नियत हो। क्या बोला मैं? कि उसके किसी पद और उसके पहले वाले पद का दोनों का जो अंतर बिल्कुल नियत हो, तो ऐसी व्यवस्था को क्या कहते हैं? सारवांतर। मतलब कि सारवांतर मतलब कॉमन डिफरेंस, इसको हम सीधी से इंडिकेट करते हैं। अभी ये चीज आपको समझ में स्पष्ट रूप से आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, संख्याओं के अनुक्रम को एपी करते हैं। समझ लीजिए कि 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक गया ना भाई? कहां तक गया? इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो ऐसी व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? एपी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? इसको हम लोग एपी कहते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी कहते हैं। क्लियर? अब देखिए, अब कह रहा है कि यदि किसी एपी के पद, तुम्हारी, अब देखिए, अब इस प्रत्येक अंक को जो दिया गया है इसको हम लोग क्या कहते हैं? पद कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? पद कहते हैं। इस प्रत्येक अंक को हम लोग क्या कहते हैं? पद कहते हैं। तो कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का पद और उसके पूर्व पद, मतलब यह पद और इसके आगे वाले पद, दोनों का अंतर अगर हमेशा नियत हो तो क्या कहते हैं हम लोग? कॉमन डिफरेंस, मतलब समांतर श्रेणी, समांतर कहते हैं। अब देखिए, सारवांतर कहते हैं। अब देखिए, तो चूंकि अब ये पद हो गया, अब इस पद को हम लोग क्या करते हैं? इस पद को हम लोग A1 से, A2 से, A3 से, A4 से, A5 से इंडिकेट करते हैं, डॉट डॉट डॉट। या कभी कभी इस पद को हम लोग T1 से, T2 से, T3 से, T4 से डॉट 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 इंडिकेट किया जाता है। क्लियर? अब एक बात आती है कि इस टर्म को हम लोग कैसे जानेंगे कि क्या है? तो देखिए, अगर हम बता रहे हैं, अगर बात करें तो कह रहा है कि यदि किसी पद, अब देखिए सारवांतर की जब बात आती है तो दूसरे पद में से पहला पद घटा, मतलब A2 माइनस के A1। तो देखिए, दो A1 मान 1 बराबर 1, A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू का 3, इसका 2 1, A4 माइनस A3, तब A4 माइनस A3 1। मतलब सबका जो प्रत्येक जो टर्म आ रहा है इसको क्या कहते हैं? डी कहते हैं, यानी कॉमन डिफरेंस, सीडी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? सीडी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीडी कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो इसको हम लोग पद कहते हैं। अगर एग्जांपल्स और ले, अब इस बात थोड़ा सा जानना है कि कैसे मालूम चलेगा, ध्यान दीजिए, कि कैसे ये मालूम चलेगा कि इसके आने वाला जो क्रम है ये 1 के बाद से 2 कैसे आया। अगर हम श्रेणी की बात करें, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यदि हम श्रेणी की बात करते हैं, समांतर श्रेणी की बात करते हैं, तो 1 के बाद से 2, 2 के बाद से 3, 3 के बाद से 4, 4 के बाद से 5 डॉट डॉट ये जा रहा है बहुत दूर तक, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो हम कैसे जानेंगे कि 1 के बाद से 2 आया हुआ है? तो इसका एक सिंपल सा थ्योरी है, ध्यान दीजिए। क्योंकि हम जानते हैं कि
पहले वाले पद में एक अगर हम जोड़ते हैं तो 2 आता है। क्या बोला मैं कि पहले वाले पद में एक जोड़ने पर 2 आता है, अब दूसरे वाले पद में एक जोड़ने पर 3 आता है, अब तीसरे वाले पद में एक जोड़ने पर 4 आता है, कंटिन्यू आता है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इससे स्पष्ट होता है कि पहले वाले पद में एक जोड़ते हैं तो दूसरा वाला पद आ जाता है, दूसरे वाले पद में एक जोड़ते हैं तो तीसरा वाला पद आ जाता है, तो ये कंटिन्यू हुआ। तो अब देखिए, अब इसको हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं? तो इस चीज को हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं? तो पहले वाले पद को हम लोग ए लिखते हैं, और कॉमन डिफरेंस अभी बताएं, कॉमन डिफरेंस क्या था? सार्वअंतर, उसको हम लोग डी से इंडिकेट करते हैं। तो पहला ए और दूसरा ए प्लस डी, तीसरा क्या होगा? ए प्लस 2d, चौथा क्या होगा? ए प्लस 3d डॉट डॉट डॉट। तो ये एक क्या हुआ? एक क्रम वाइज हुआ। क्या हुआ बाबू? एक क्रम वाइज हुआ। अगर दूसरा का एग्जांपल्स की बात लेते हैं तो ये मान ली पहला अंक क्या है? 100 है, दूसरा क्या है? 70, तीसरा क्या है? 40, चौथा क्या है? 10 है। तो देखिए 100, 70, 40 और 10, क्या ये क्या मतलब है? आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 100 के बाद से 70 है, 70 के बाद से 40, 40 के बाद से क्या है? 10 है। तो यदि इसको हम जांच करते हैं तो इसको बताया ना कि इसको हम लोग क्या करते हैं? A1 करते हैं, इसको हम लोग A2 करते हैं, इसको हम लोग A3 करते हैं, इसको A4 करते हैं। तो अगर हम सार्वअंतर निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, तो क्या होगा? ये ध्यान दीजिए, ये होगा A2 माइनस के A1, मतलब 100 में से 70 जाएगा तो आ जाएगा 30। अगर A3 माइनस A2 करते हैं तो क्या होगा? 70 में से A2 माइनस A3, 70 में से 40 जाएगा, कितना हो जाएगा? 30। मतलब कि कंटिन्यू सबका सार्वअंतर क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। तो इससे स्पष्ट होता है कि पहले वाले पद में से दूसरे वाले पद को घटाया गया है, दूसरे वाले पद में से तीसरे वाले पद को घटाया गया है। ये कंटिन्यू हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यह एक प्रक्रिया चल रही है। स्पष्ट हो गया। अब देखिए एक बात और आती है कि सार्वअंतर धनात्मक हो सकता है। देखिए सार्वअंतर क्या हो सकता है? धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। क्या बोला मैं? कि सार्वअंतर पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। क्लियर? अब एक बात आती है, तो अब एक थर्ड एग्जांपल्स को देखते हैं। माने -3, -2, -1, 0। अगर इसको हम जांचते हैं कि इसका सारवान ये एपी में है कि नहीं है, तो चेक कर लेते हैं। तो A2 माइनस अगर A1 करते हैं हम लोग डी बराबर, ध्यान दीजिए, तो ये -2 और -3 घटाएंगे तो -2 और +3 बराबर 2 आ रहा है नहीं है? अगर A3 माइनस A2 कर ले तो -1 और ये हो जाए -+2 1। मतलब कंटिन्यू, मतलब इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि एक का जोड़ है, एक का जोड़ है। मतलब इसमें हम एक जोड़ेंगे तो दूसरा वाला पद है, दूसरा में जोड़ेंगे तो तीसरा पद है, तीसरा में जोड़ेंगे तो चौथा पद है। मतलब एक प्लस जोड़ने से ये मान क्या होता है? कंटिन्यू सार्वअंतर, मतलब एपी में आ रहा है। अगर तीसरा कंसेप्ट हम बात करते हैं तो ध्यान दीजिए, तीसरा कंसेप्ट क्या हो सकता है? जैसे डी, तो 3 माइनस 3 0। मैं बोला ना कि सार्वअंतर भी 0 आ सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये था आपका एपी कंसेप्ट। अब एक और बात, अब इसके बाद से भी एक बात है, उसको देख लेते हैं। देखिए अब क्या है कि एपी का अगर व्यापक रूप देखते हैं हम लोग, व्यापक इट मींस, तो बताया कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट 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 जाएगा। मतलब कि इसको हम लोग कह सकते हैं A1, इसको कहते हैं हम लोग A2, इसको कहते हैं A3, इसको कहते हैं A4, या आप इसको भी कह सकते हैं अलग अलग T1, इसको कह सकते हैं T2, इसको कह सकते हैं T3 और इसको कह सकते हैं T4। ये भी कहां तक जाएगा? डॉट 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 तक जाएगा, डॉट 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 मतलब हो जाएगा an+1 तक जाएगा, एक एक टर्म जुड़ता जाएगा, ये कंटिन्यू जाएगा, ये Tn+1 तक जाएगा, ये कंटिन्यू जुड़ता जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो इस प्रकार से क्रिया व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? क्या कहते हैं हम लोग? एपी कहा जाता है। स्पष्ट हो गया कि यदि इसको जांच कर, मान लीजिए अगर a बराबर 1 रखते हैं और d बराबर रखते हैं और जांच करते हैं, तो पहला क्या होगा? a बराबर 1, दूसरा क्या होगा? a प्लस d, तो 1 + 1 बराबर 2, तीसरा क्या? a प्लस 2d, तो a के मान 1, 2 गुणे के मान हो जाएगा 3, चौथा क्या होगा? a प्लस के 3d, तो a के मान 1 3 और d के मान 1 हो जाएगा 4। तो सो अगर एपी की हम बात करते हैं बाबू, तो 1 2 3 4 डॉट एक क्रम में आ रहा है।
तो ये क्या हुआ, ये ये क्या हुआ, समांतर श्रेणी हुआ। क्लियर। अब एक बात आती है, इसके बाद से अगर हम चर्चा करते हैं कि एपी कितने प्रकार के होते हैं, अगर हम बात करें कि समांतर श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्यान दीजिए एपी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला आता है परिमित, जो कहते हैं फाइनाइट, परिमित एपी, इसको कहते हैं हम लोग फाइनाइट एपी। ठीक है। दूसरा होता है अपरिमित, इनफिनिटिव एपी। ठीक है। अब देखिए, अब फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी में 2 कंडीशंस होते हैं, ध्यान दीजिए। कह रहा है इसमें स्पष्ट होता है कि जब किसी एपी के पदों की संख्या सीमित हो, मतलब लिमिट हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, परिमित एपी। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं 2, 5, 7, 9, 10। क्लियर। ये क्या हो गया, यह एक लिमिट तक अब डॉट कर दीजिए 15 तक। तो ये क्या हुआ, यह हो गया आपका फिनिट। इसका लास्ट वाला जो पद है, टर्म है, वह दिया हुआ है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, परिमित एपी कहते हैं। बात समझ में आ गई। दूसरा की अगर हम बात करते हैं अपरिमित एपी की, जैसे मान लीजिए इसका एग्जांपल लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 डॉट, ये चला जाएगा अनंत तक। मतलब इसमें पदों की संख्या लिमिट नहीं रहता है, व्यवस्थित नहीं रहता है, ये कंटिन्यू ये अनेक रहता है, अनंत तक रहता है। इसको हम क्या कहते हैं, हम लोग अपरिमित एपी कहते हैं। क्लियर। अब देखिए, अब इसके बाद से थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ये था, तो अब ये आपका जो थ्योरी था वो सारे के सारे थ्योरी कंप्लीट हो गए। समझ में आ गया ना कि एपी क्या है, एपी किसे कहते हैं हम लोग हैं, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, इट मींस सार्व अंतर किसे कहते हैं, एक क्लियर हो गया। एक बात आप लोगों को नोट में बता देना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा, नोट में चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एपी का जो पद होता है, बता दें कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट। सार्व अंतर की अगर हम बात करते हैं, सार्व अंतर इसको हम लोग कहते हैं आप लोग कॉमन डिफरेंस। तो ये होता है, ध्यान दीजिए, A2 माइनस डी बराबर होता है A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3। क्लियर। ये 2 चीज आप लोग हमेशा याद रखिएगा। और इसी पर ये आपका जो है प्रश्नावली 5.1 खत्म हो जाएगा। क्लियर। चलिए ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, अब हम लोग ये आप थ्योरी आप लोगों ने तो कंप्लीट कर लिया बिल्कुल। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक्सरसाइज में प्रवेश करते हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्नावली में पहुंच चुके हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया क्या है, 8 रुपए है। तो क्या करिए, इसको आप एपी में याद करें कि ये एपी है कि नहीं है। कोई बात नहीं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बाबू, ध्यान देंगे इधर, ध्यान देंगे। लिखेंगे पहला किलोमीटर टैक्सी का किराया कितना रुपए दिया बाबू, 15 रुपए। दूसरा किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया देखिए 15 प्लस 8 जोड़ेंगे, क्योंकि 8 रुपए अधिक दे रहा, कितना हो जाएगा 15 8 23 हो जाएगा। तीसरे किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया तो 23 प्लस के 8 ये हो जाएगा 31 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। चौथे किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया तो 31 प्लस के 8 हो जाएगा 38। आया समझ में। तो स्पष्ट कर रहा है कि पहले किलोमीटर के लिए जो किराया है
वो टैक्सी का, वो है 15 रुपए। कितना बाबू? 15 रुपए। और इसे आप अब 1 किलोमीटर से अधिक दूरी जब तय करिएगा तो 8 रुपए आपको अतिरिक्त देने पड़ेंगे। क्या देने पड़ेंगे? 8 रुपए अतिरिक्त देने पड़ेंगे। तो मैंने लिखा मैंने कि 5 किलोमीटर के लिए टैक्सी किराया कितना है? 15 रुपए। और जब दूसरे किलोमीटर जाएंगे तो 15 रुपया में 8 रुपया और जोड़ देंगे तो 23 रुपया हो जाएगा। और जब तीसरे किलोमीटर के लिए जाएंगे तो क्या करेंगे? 23 रुपया में 8 रुपया और जोड़ेंगे तो 31 रुपया हो जाएगा। जब चौथे किलोमीटर में जाएंगे तो 31 रुपया में 8 रुपया और जोड़ेंगे 38 रुपया हो जाएगा। ठीक है ना? तो यह अगर इसकी बात करें, अगर क्रम की बात करते हैं, इसमें कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? इसमें क्या हो रहा है? इसमें a प्लस डी, इसमें क्या हो रहा है? a प्लस 2d, और इसमें क्या हो रहा है? a प्लस 3d अप्लाई हो रहे हैं। तो अगर हम एपी की बात करते हैं, अगर हम एपी की बात कर ले बाबू, ध्यान दीजिए, अगर हम एपी की बात करें तो सो एपी जो होगा, चलिए 15, 23, 31, 38। चलिए जांच करते हैं इसका। तो डी बराबर क्या होता है? 23 माइनस के 15, 8 आ जाएगा। मतलब ऐसे याद करेंगे a2 माइनस के a1, तो a2 क्या हो गया आपका? 23 है, a1 कितना? 15 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। डी अगर a2 की बात करें तो 31 माइनस के 23, तो 31 आप देखिए, तो अब घटाइए इसमें से भी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। स्पष्ट दिखाई दे रहा है आपको। अगर डी में a4 माइनस के a3 करते हैं तो a4 में से, ध्यान दीजिए, ओहो हाँ 15, 31 में से, ठीक है। अगर हम A4 की बात करते हैं तो 38 में से 31 जाएगा, 8 हो जाएगा। बिल्कुल स्पष्ट है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या किए हैं? क्रम वाइज क्रम आ रहा है, मतलब सबका सारांश क्या आ रहा है? बिल्कुल सेम आ रहा है। इसलिए लिखेंगे, इसलिए या एपी में है, बस आंसर क्लियर। तो चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन का शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। मतलब जितना एक टैंक है, उस टैंक में हम पंप कर निकालते हैं हवा का, तो जितना हवा है उसका 1/4 जो भाग है वो पंप से बाहर निकल जाता है, उस बेलन से बाहर निकल जाता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहां से लिखेंगे, माना कि शुरू में उपस्थित हवा की मात्रा बराबर x। पहली बार में हवा निकालने, उस टैंक से पहली बार हवा निकालते हैं तो कह रहा है कि x में से इसका जो है 1/4 जो भाग है बाहर निकाल देते। तो x में से 1/4 भाग, ऐसे समझ लीजिए कि x में से 1/4 भाग बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा x/4 हो जाएगा 4x माइनस के x/4 यानी 3x/4। दूसरी बार में हवा निकालते हैं तो कह रहा है क्या है? दूसरा बार आया है 3x, तो 3x में से अब इसका 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा तो हो जाएगा 3x/4, ये 3x हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 9x, ये हो जाएगा 3x हो जाएगा 16, यानी आएगा 3x/16। कंटिन्यू। अगर तीसरी बार निकालते हैं, तीसरी बार में तो ध्यान दीजिए, तीसरी बार निकालेंगे, सॉरी ये कितना होगा? 3 और 4 3 12 में हो जाएगा, यहाँ मिस्टेक हो रहा था, 12 हो जाएगा। 12 में से इतनी जाएगा, हो जाएगा 9x। अगर हम तीसरी बार निकालते हैं तो 9x/16 में से 9x/16 और 1/4 भाग बाहर निकलेगा तो 9x/16, ध्यान दिए 9x हो जाएगा 64। अगर इसका एलसीएम हम करते हैं तो हो जाएगा 64, 16 चौक 64 कितना होगा? 4 और 9 चौक कितना हो जाएगा? 36x, यहाँ पर 9x। अब घटाएंगे तो 27x/64। क्लियर आ रही है? तो अगर हम एपी बनाते हैं,
एपी बना देते। पहला x था, दूसरा 3x बटे के 4, चौथा 9x बटे के 16, पांचवा क्या मिला 27x बटे के 64। ठीक है, तो हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको जांच करते हैं कि ये एपी है कि नहीं है। तो आपको आइए 3x4 माइनस के x हो जाएगा 3x माइनस के 4x बटे के 4 यानी माइनस x बटे 4। चलिए एक बार और जांच करते हैं, a3 माइनस की a2 कर लेते हैं। तो a3 का वैल्यू कितना बाबू, देखिए 9x बटे के 16 और 3x बटे के 4। अब देखिए इसका आंसर हो जाएगा 16, तो 9x ये हो जाएगा 4 4 3 12x, ये हो जाएगा माइनस के 3x बटे के 16। क्योंकि देख रहे हैं कि ये एक दूसरे बराबर नहीं, क्योंकि देख रहे हैं कि a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल a3 माइनस के a2, इसलिए AP में नहीं है। सार्वधातुक समान है इसलिए AP में नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। अब हम इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। वो क्या कह रखा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, प्रथम मीटर खुदाई लागत कितना है 150 रुपए है। जब आप 1 मीटर खोदिएगा ना तो 150 मीटर हो गया, और उससे अधिक खोदिएगा तो 50 रुपया अधिक देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना, तो इसको एपी में ज्ञात कर लें। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखेंगे 1 मीटर खुदाई की लागत कितना है 150 रुपए, 150। 2 मीटर खुदाई की लागत तो 150, और जब 2 मीटर करेंगे तो उसमें जब 1 मीटर से अधिक बढ़ते हैं तो 50 रुपए लगता है, तो हो जाएगा 50 रुपए यानी 200 रुपए। 3 मीटर खुदाई की लागत तो 200 रुपए आप प्लस 50 रुपए यानी 250 रुपए। जितना बार खोदेंगे उतना में इंक्लूड 50 रुपए करते जाएंगे, 300 रुपए। समझ आ रहा है। तो पहला मीटर जब मैंने कुआं खोदा तो 150 रुपए, और जब दूसरे मीटर खोदा तो 150 में 50 रुपए जोड़ दिए तो 200 रुपए हो गया। जब तीसरे बार खोदा तो 200 रुपए में 50 रुपए जोड़ दिया 250 रुपए। इस प्रकार क्रम बढ़ता जाएगा। तो इस एपी है कि नहीं जांच कर लेते हैं। तो 150, 200, 250 और 300 जांच कर लेते हैं। तो डी बराबर होता है a2 माइनस a1, तो 200 माइनस 150 50, a3 माइनस a2 तो 250 और 200 50, a4 माइनस a3 तो 300 और 250 यानी 50। क्योंकि सबका जो कॉमन डिफरेंस कितना मिल रहा है हमको 50 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसलिए क्या होगा यह एपी में है, एपी में है। चलिए तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। कह रहा है खाते में प्रत्येक वर्ष का विसर्जन कितना है 10,000, जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से जमा की जाती है। तो उसका चक्रवृद्धि ब्याज क्या करना है, ज्ञात करना है। आपको क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है ना। स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा है कि मूलधन दे दिया है, दर भी दे दिया है, और आपको मिश्रधन क्या करना है, आपको क्या याद करना है बाबू, प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन क्या याद करना है, मिश्रधन। तो लिखेंगे यहां से, ध्यान दीजिए। क्योंकि सूत्र होता है मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 इंटू सम। तो पहले लिखेंगे पहले वर्ष का मिश्र धन। तो मूलधन कितना दिया है 10,000 रुपए, 1 का दर कितना है 8, इसका हो जाएगा 100। पहले वर्ष का समय कितना आ जाएगा 1, इसका कैलकुलेशन कर लीजिए आप। तो 10,000 हो जाएगा 108 बटे 100 का होल स्क्वायर। इसका कैलकुलेशन करिएगा तो 10,000 108 का होल स्क्वायर हो जाएगा 10,000। 4 से सॉरी 1 है ना, 1 है तो हो जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म,
तो 100 गुणे के 108 गुणा कर लीजिएगा तो हो जाएगा आपका 10,800। क्लियर? 10,800। चलिए दूसरे वर्ष के लिए निकालते हैं। दूसरे वर्ष के लिए मिश्रण तो हो जाएगा ये 10,000 1 + 8 बटे के 100 2 ध्यान दीजिएगा तो हो जाएगा 10,000 हो जाएगा 108 बटे 100 का होल स्क्वायर 10,000 108 का होल स्क्वायर यही हो जाएगा 10,000। 4 से 4 खत्म और 108 गुणे के 108 ये हो जाएगा 11,000 आता है। कितना है ये आता है 11,664। क्लियर? अगर हम तीसरे वर्ष के लिए निकालते हैं तो ये कंटिन्यू इंक्लूड होता जाएगा। तो चलिए तीसरे वर्ष के लिए निकाल लेते हैं। अब तीसरे वर्ष के लिए निकालेंगे, याद रखिएगा एपी तो ऐसे इंक्लूड होता जाएगा। आप पहले दूसरे वर्ष के लिए निकाल दिए तो इसका एपी बनाकर देखिए क्या कर रहा है। तो 10,800 पहले का दूसरे का था 11,600 कितना था 11,664 डॉट डॉट डॉट। चलिए दो ही निकालते हैं, तीसरा शब्द निकालते रहेगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। तो डी निकालिए तो A2 माइनस के A1 फर्स्ट पर ही चेक कर लेते हैं। तो ये आज कितना हो रहा है, एक काम करते हैं पहले तीसरा निकाल लेते हैं क्योंकि थर्ड स्टेप जाना जरूरी है। तीसरे वर्ष के लिए मिश्र धन तो 10,000 इंटू 1 + के 8 बटे के 100 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा 10,108 बटे के 100 का होल क्यूब। यहाँ क्यूब होगा बाबू, तीसरे वर्ष निकाल रहे हैं तो 1 2 3 4 देखिए इसका होल क्यूब कर लेंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 2 4 6। देखिए 4 जीरो से 4 जीरो खत्म। अब 108 का होल क्यूब करेगा बटे के 100 तो ये करिएगा तो इसका जब होल क्यूब करिएगा बाबू तो ये आएगा 12,59,712। कितना आ रहा 12,59,712 अब बट्टे के हो जाएगा ये 100 भाग करिएगा तो हो जाएगा 12,59,712। चलिए अब हम एपी बनाएंगे। बिल्कुल अब हम एपी बनाएंगे, बहुत ही आसानी तरीका से बाबू एपी बन जाएगा। इसको क्लियर कर देते हैं। टर्म को याद रखना है, इतना कौन सा टर्म है। तो एपी जो है ध्यान दीजिए, एपी पहला का था 10,800, दूसरा का था 11,662 या 64 था, कितना था 64 था। तीसरा क्या मिला हमको 59,712। क्लियर? चलिए एपी निकालते हैं, डी बराबर निकालते हैं तो A2 माइनस के A1 11,664 माइनस के 10,800 घटा लीजिए यहाँ से। तो जब इसको घटाएंगे देखिए ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, देखिए ये हो जाएगा 16 में 60 गया 8, ये हो जाएगा 10, 864 आएगा। अब निकालते हैं A3 माइनस A2 तो 12,59,712 माइनस के कितना है 11,664 घटा लीजिए, यहाँ कर लेते हैं 11 4 6 6 1 1 2 1 7 में 4 गया 3, 9 में 6 गया 3, 15 में 6 गया 9, यानी ये आएगा 933.12। क्लियर? ये हुआ। अब देखो बाबू, चूंकि स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस के A2 के, इसलिए यह क्या है एपी में नहीं है आंसर। क्लियर? तो इस प्रकार से बाबू क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए इसको हम साफ कर देते हैं। अब अगला देखते हैं, ध्यान दीजिए। अब अगले क्वेश्चन में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। देखो बाबू ध्यान दो। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2
दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम ए और सारवंतर डी निम्नलिखित है। यानी 2 का पहला कह रहा है, दिया है कि ए बराबर 10 और डी बराबर 10। दूसरा कह रहा है ए बराबर -2 और डी बराबर 0। तीसरा कह रहा है ए बराबर के 4 और डी बराबर के -3। चौथा कह रहा है ए बराबर -1 और डी बराबर 1/2। पांचवा आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, कह रहा है क्या याद करने के लिए, कह रहा है कि प्रथम 4 पद लिखना है। चलिए ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। पहला हल करते हैं, ए बराबर 10 और डी बराबर के 10। नहीं, माना कि देखिए ऐसे, माना कि एपी का प्रथम 4 पद क्या हुआ, वो ए प्लस डी, ए प्लस 2डी और ए प्लस 1 2 3 4 हो गया। क्लियर। तो पहला ए बराबर 10, दूसरा कह रहा है ए प्लस डी। तो देखिए ए का मान 10 दिया है और डी का मान में 10 दिया है, हो जाएगा 20। तीसरा क्या कह रहा है ए प्लस 2डी, तो ए का मान 10 2 और डी के मान 10, तो 10 आधा गुना के 20 हो जाएगा 30। चौथा निकालते हैं तो ए प्लस 3, ए के मान 10 3 और डी के मान 10 आप प्लस के 30 हो जाएगा 40। तो सो जो एपी होगा वो होगा 10 20 30 और 40। ये क्या होगा आंसर। चलिए दूसरा इसका सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा क्या दिया है, ए बराबर के -2 और डी बराबर के 0। तो पहला का इस प्रकार बनेंगे, पहला ए तो माइनस, दूसरा क्या होता है ए प्लस डी, तो -2 आप प्लस के 0 -2। तीसरा क्या होगा ए प्लस 2डी, तो -2 आप प्लस 0 गुणे के 2 हो जाएगा -2। चौथा क्या होगा ए प्लस 3डी, तो -2 और 3 गुणे के 0 -2। तो सो जो एपी मिला है इसको -2 ठीक है ना, ए आंसर हो जाएगा। तीसरा को देखते हैं बाबू, तो ए बराबर के 4 दे रहा है, डी बराबर के -3 दे रहा है। तो माना कि ऐसे लिखेगा एपी का 4 पद ए प्लस डी, ए प्लस 2डी और ए प्लस 3डी। तो ए बराबर 4, दूसरा ए प्लस डी, तो ए का मान 4 है, डी का मान -3, तो 4 -3 1 हो जाएगा। ए प्लस 2डी, तो ए का मान 4 2 और डी का मान -3, तो 6 -2 हो जाएगा। तीसरा ए प्लस 3, तो 4 3 गुणे -3, तो 4 3 तरीके 9 -5 आ रहा समझ में ना। तो सो जो एपी होगा बाबू वो होगा 1 -2 -5। एक बार चेक कर लीजिए, सॉरी यहाँ पे लिखिए 4 1 -2 -5, ठीक है। ये हो जाएगा। इस प्रकार से सभी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना। एकदम घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं। सारे क्वेश्चंस का सलूशन आपको स्टेप बाय स्टेप यहां मिलेगा। चलिए चौथा भी देख लेते हैं सॉल्यूशन। चौथा क्या कर रहा है, ए बराबर दे रहा है -1 और डी बराबर 1/2। देखिए माना कि एपी का 4 पद क्या हो, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी और ए प्लस 3डी। तो ए का मान -1, ए प्लस 2डी, तो ए का मान -1 2 और डी का मान 1/2, 2 से 2 खत्म, -1 + 1 बराबर के 0। क्लियर। अब देखिए ए प्लस, ओहो यहाँ ए प्लस डी पहले निकालिए ना, तो -1 और डी का मान 1/2, -2 + 1/2 -1/2। ए प्लस 2डी -1 2 और डी का मान 1/2 खत्म, -1 + 1 0। ए प्लस 3 -1 और +3 डी के मान डी के मान 1/2 तो हो जाएगा -1 + 3/2 -2 + 3/2 1/2। तो सो जो एपी मिल रहा है बाबू हमको क्या मिल रहा है, -1 -1/2 0 और 1/2
ये क्या हुआ, आंसर हुआ। इस प्रकार से सभी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है बाबू, अब आपके स्क्रीन बोर्ड पे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सारांतर ज्ञात करना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन से पाला गया। 3 1 -1 कमा -3 डॉट 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 एक देखिए, माना कि पहला पद यानी ए क्या हो जाएगा 3, सारांतर डी होता है तो a2 माइनस के a1, तो 1 माइनस के -2, आंसर हो गया। क्लियर। दूसरा है तो -5 माइनस के 1 3 7 डॉट डॉट डॉट। तो माना कि पहला पद क्या होगा, पहला पद a बराबर के -5 और सारा डी तो -1 -4 हो जाएगा 4। तीसरा देख लेते हैं, बिल्कुल आसान है। 1/3 5/3 9/3 और 13/3। चलिए माना कि पहला पद ए 1/3 सारांतर यानी डी, तो देखिए 5/3 -1/3 5 -1/3 यानी 4/3 हो गया आंसर। क्लियर। तो इस प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ रहे हैं आप लोग के लिए, ठीक है ना। इस प्रकार से क्या करना है, क्वेश्चंस को ज्ञात करना है। अब देखिए, अब हम लोग क्वेश्चंस नंबर 4 में प्रवेश करेंगे, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल मेथड है। एपी कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल आसानी तरीका से एक कंसेप्ट को हम लोग समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कौन निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है। यदि कोई एपी हो तो उसका सारांतर ज्ञात कीजिए और प्रथम 3 पद लिखिए। देखिए 3 कंडीशन है, पहले जांच कीजिए कि एपी है कि नहीं है। यदि एपी है तो उसका पहला पद ज्ञात कर लीजिए, उसके बाद से कह रहा है कि एपी है तो उसका सारांतर ज्ञात कर लीजिए, उसके बाद उसका 3 वो पद भी लिख लीजिए। कोई बात नहीं, हम एक एक करके बनाएंगे। 2 4 8 16। पहले जांच करें कि एपी है कि नहीं है। चलिए डी जांच करते हैं। a2 माइनस के a1, ये क्या हो जाएगा 4 माइनस के 2 2, a3 माइनस के a2 8 माइनस के 4 4, a4 माइनस के a 16 माइनस के 8 8। तो लिखेंगे a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल a3 माइनस a2 इज नॉट इक्वल a4 माइनस के a3। सो सारांतर समान नहीं है, सारांतर समान नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं है। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि 2 5/2 3 पूर्णांक 7/2 डॉट डॉट डॉट, यही है ना। अरे 3 है, ये 3 का 7/2। चलिए देखिए, पहले इसको जांच करिए कि एपी है कि डी बराबर क्या होता है a2 माइनस a1, तो a1 a2 a3 a4 हुआ कि नहीं हुआ। तो दूसरा पद देखिए 5/2 ये हो जाएगा 4 2 1/2, a3 माइनस a2 तो 3 माइनस के 5/2, 6 माइनस के 5/2 1/2, और a4 माइनस के a3 तो 7/2 माइनस के 3 6/2 हो जाएगा 1/2। क्लियर। यानी डी क्या है 1/2, सबका 1/2 आ रहा है ना। सारांतर क्या है, सारांतर समान है, इसलिए एपी में है। लिखेंगे एपी में है। जब एपी में है तो सारांतर तो लिख दिया डी, और जब एपी में है तो प्रथम 3 पद लिखना है। लेकिन माना कि एपी का प्रथम 3 पद ए प्लस डी और a प्लस 2d, तो पहला ए का वैल्यू कितना दिया है 2 2, दूसरा a प्लस डी तो a का मान 2 और d का मान 1/2 हो जाएगा 5/2, a प्लस 2d तो a का मान 2
2 और डी का मान 1/2 खत्म, ये हो जाएगा 3 2 1 हो गया। इस प्रकार से होगा क्वेश्चन। चलिए आगे भी क्वेश्चन ऐसा ही सॉल्व कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल है ये। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 डॉट डॉट डॉट, यही है ना, बिल्कुल आसान है। इसको क्या भी जांच करते हैं कि इसको क्या है, -3.2 -2 हो जाएगा। देखिए सबसे पहले 2 में 2 जाएगा, हो जाएगा 0.0 और 3 में 2 होगा -2.0। अब निकालते हैं A3 माइनस A2, तो माइनस के 5.2 माइनस प्लस 3.2 घटाएंगे तो हो जाएगा -2.0। A4 माइनस के A3 माइनस 7.2 माइनस प्लस 5.2, ये हो जाएगा -2.0। क्लियर। तो सो डी देख रहे हैं कि -2.0 मिल रहा है, तो क्या है समान एपी में है, एपी में। तो प्रथम 3 पद माना कि प्रथम 3 तो ए प्लस डी और ए प्लस 2डी। तो देखिए बाबू ए का जो मान होगा 1.12 हो जाएगा। ए प्लस डी निकाले, दूसरा पद निकालिएगा, डी का मान आया कितना -2.0, जोड़िएगा तो आ जाएगा माइनस के 3.2, दूसरा a प्लस 2d -2 प्लस 2, ये आ जाएगा आपका माइनस के 5.2, यही आया समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं। -10 -6 -2 और 2 डॉट डॉट, यही है ना। कह रहा है एपी में है कि नहीं, आइए जांच कर लेते हैं। b बराबर A2 माइनस A1 -6 माइनस प्लस 10 हो जाएगा 4। A3 माइनस A2 तो माइनस के 2 माइनस प्लस 6 हो जाएगा 4। ये लग रहा है कि एपी में है, तो 2 माइनस प्लस 2 हो जाएगा 4। तो स्टार वाला कितना मिला हमको 4। एपी में है, एपी में है यार, ठीक है। अब देखिए जब एपी में है तो 3 पद, तो 3 पद तो क्या होगा, 3 पद हो जाएगा माइनस के 10 माइनस के 6 और माइनस के 2। अभी बताएं इस विधि द्वारा, बिल्कुल ऐसा ही लिख लेंगे आप लोग आगे, ठीक है ना, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए चलिए सारे कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे, आ रहे हैं ना, वेरी गुड। इसी प्रकार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 दे रहा है, 4 तो हो गया ना। 5 देखते हैं, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, और ये कह रहा है डॉट डॉट डॉट, क्या कह रहा है एपी में है कि नहीं है। थोड़ा सा ये रूट में दिया है तो थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूजन होगा, क्या नहीं तो रूट में दे दिया कैसा होगा, लेकिन घबराने की बात नहीं है, ये बिल्कुल आसान कंसेप्ट है। देखिए ये क्या करते हैं, पहले डी निकालते हैं, तो A2 माइनस के A1, तो 3 प्लस करे टू 2 माइनस के 3, 3 उलट गया बाबू, रूट 2 बच गया, वेरी गुड। अब A3 माइनस के A2, तो A3 का मान A प्लस 2 रूट 2 माइनस A2 का मान 3 प्लस रूट 2, थोड़ा इसको घसका लेंगे तो 3 प्लस 2 रूट 2, उड़ा करिए माइनस से, तो माइनस का 3 माइनस का रूट 2, ऐसे उलट गया और 2 में से 1 हो गया, रूट 2 बचा। आ रहा समझ में ना, रूट 2 में से रूट 1 हो जाएगा तो रूट 2 बचेगा। अब A4 माइनस के A3, तो 3 प्लस के 3 रूट 2 माइनस के 3 प्लस 2 रूट 2, यानी आएगा 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस के 3 माइनस के 2 रूट 2, ऐसे ही खत्म हो जाएगा रूट। यानी डी की बात करें बाबू हम लोग, या माने प्रत्येक जो पद है वो रूट 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो लिखेंगे एपी में है, एपी में है।
तो 3 पद, तो जब 3 पद है तो यहाँ से हम देख लेंगे कि 1 2 तीसरा पद यही सेम टू सेम होगा, तो 3 प्लस रूट 2 और 3 प्लस 2 रूट 2, आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, कोई नहीं, इतना आसान आपको कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा बाबू, बहुत आसान विधि है। अब देखिए, अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 0.2 0.22 0.222 0.2222 डॉट डॉट डॉट, इसको भी ज्ञात करना है कि एपी में है कि नहीं। कोई बात नहीं, चलिए d बराबर a2 माइनस a1, 0.2 में से 0.2 घटाएंगे तो कितना होगा। आप ऐसे भी घटा सकते हैं, अगर नहीं समझ में आपको आएगा 0 कर लीजिएगा 2 हो जाएगा 0 दशमलव 0, यानी आ रहा है आपको 0.02। क्लियर। a3 माइनस a2 करेंगे तो 0.222 माइनस के 0.22 बराबर, तो ऐसा कर लीजिए आप यहाँ पर, बिल्कुल घबराइए मत, लिख लीजिए 2 2 0 कर लीजिएगा। अब देखिए ये 2 हो जाएगा 0 0, यानी 0.002, ऐसा ही बढ़ते जाएगा आपका। a4 माइनस के a3 तो 0.2222 माइनस 0.222 कितना होगा, चलिए घटा लीजिए 2 2 2 0.222 2 0 0 0 0 लगा लीजिए 0.1 2 3, देख रहे हैं ना। चूंकि सारांतर क्या है, समान नहीं लिखेंगे, a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल a3 माइनस a2 इज नॉट इक्वल a4 माइनस a3, इसलिए AP में नहीं है क्योंकि सारांतर समान नहीं है, छोड़ देंगे इसको। चलिए 7वां भी देख लेते हैं। इसी 7वां क्या कर रहा है, 0 पॉइंट माइनस के 4 माइनस 8 माइनस 12 डॉट डॉट। चलिए d निकालते हैं तो a2 माइनस a1 माइनस 4 माइनस 4, a3 माइनस a2 माइनस के 8 प्लस के 4 माइनस के 4, a4 माइनस a3 माइनस के 12 प्लस के 8 माइनस के 4। क्लियर। तो d के मान एवरी कंडीशन माइनस 4 आ रहा है, इसलिए AP में क्या है, AP में है तो 3 पद, तो 3 पद लिख लीजिए यहाँ से, यही वाला अंक लीजिए 1 2 3 लिख लीजिएगा, 0 माइनस के 4 और माइनस के 8 आंसर। बाकी का जो क्वेश्चंस है आप इसको ऐसे ही बनेगा, ठीक है ना, इसमें नोट करिए आप लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, बिल्कुल इसको भी देखते हैं। d बराबर माइनस 1/2 माइनस माइनस को जगह प्लस 1/2, यू लट जाएगा बाबू 0। अगर हम लोग अगला दिखाते हैं a3 माइनस a2 माइनस 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 1/2, इस सब कंडीशन में क्या मिल रहा है हमको, 0 0 0 सब में मिल रहा है, मिला है ना, d के मान जो मिला 0, बिल्कुल AP में है, सो लिखेंगे AP में है। तो 3 पद क्या होगा, माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, अगला क्या कर रहा है। अब 9 देखते हैं, 9 क्या कर रहा है, a3 9 27 डॉट डॉट दे रहा है, इसको भी ज्ञात कर लेते हैं बिल्कुल आसानी तरीके से। d बराबर क्या होगा, a2 माइनस a1 तो 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, a3 माइनस a2 9 माइनस का 3 हो जाएगा 6। चूंकि देख रहे हैं यहीं पर कि a2 माइनस a1 बराबर नहीं है a3 माइनस a2 के, तो क्या है, AP में नहीं है। क्लियर। इस प्रकार से सभी क्वेश्चंस बनते हैं बाबू। चलिए इसको भी हम लोग वो कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्या कर रहा है, a 2a 3a 4a डॉट डॉट डॉट, यही ना है, डॉट डॉट डॉट, बिल्कुल आसान है। d बराबर a2 माइनस a1 2a माइनस के बराबर कीजिए, d बराबर a3 माइनस a2 3a माइनस के सब बराबर किया।
A4 माइनस A4 माइनस के 3 बराबर क्योंकि डी दिख रहा है एवरी कंडीशन में क्या ये है, लिखेंगे क्या है एपी में है। तो 3 पद एपी के 3 पद क्या होगा A 2A और 3 आंसर। क्लियर? ऐसे ही बनता है बाबू। अब मैं एक क्वेश्चंस और बताऊंगा आप लोगों को 11 नंबर, बाकी के आप लोगों के लिए होमवर्क, ठीक है ना। चलिए बाकी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। A4 डॉट डॉट डॉट, चलिए डी निकालते हैं। तो A2 माइनस के A1, तो A स्क्वायर माइनस के A3 माइनस के A2, तो AQ माइनस के A स्क्वायर, इसमें से A कॉमन करेंगे तो A माइनस के 1 हो जाएगा, A स्क्वायर कॉमन करेंगे तो A माइनस के 1 हो जाएगा। A4 माइनस के A3, तो A के पावर 4 AQ कॉमन करेंगे तो A माइनस 1 हो जाएगा। मतलब चूंकि देख रहे हैं कि ये जो सीक्वेंस है वो बिल्कुल अलग अलग आ रहा है, तो लिखेंगे सो D बराबर देखेंगे A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल A3 माइनस A2, AP में नहीं है। क्लियर? तो इस प्रकार से बना। बाकी का जो क्वेश्चन इसमें है बाकी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम लोगों ने थ्योरी और प्लस प्रश्नावली का सॉल्यूशन संपूर्ण किया, ठीक है। मुझे उम्मीद और पूरा विश्वास है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो क्लास अच्छा लगा होगा। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो क्लास अच्छा लगता है तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें। फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में अगले चार्ट के साथ, अगले कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।